हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर जो कि होगा टैक्सेशन। टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेलिंग के साथ। और ये प्रैक्टिस सेट 6 होगा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। टैक्सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार कर की प्राथमिक भूमिका क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के तहत टैक्स का प्राइमरी रोल क्या होता है। क्या मुद्रास्फीति बढ़ाना, आय पुनर्वितरण का माध्यम, या फिर बचत को हतोत्साहित करने के लिए, या फिर केवल प्रशासनिक खर्चों के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए क्या टैक्स होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आधुनिक अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग टैक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। टैक्स को सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से अमीरों से गरीबों तक आय पुनर्वितरण यानी इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक माध्यम के रूप में परिभाषित करता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। टैक्स बेसिकली यही होता है, जो अमीर हैं यानी ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं उनसे टैक्स वसूला जाता है, और पब्लिक सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजली पानी, इन सब के माध्यम से सरकार क्या करती है, आय को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जिस बिंदु पर कर लगाया जाता है उसे कर का आपात कहा जाता है, यानी उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डायरेक्ट टैक्स हैज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, यानी प्रत्यक्ष कर का आपात और प्रभाव अलग अलग बिंदुओं पर होता है। कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। यहाँ स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही व्यक्ति पर गिरता है। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। अब ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, आइए उसे आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। टैक्स जिस चीज पे लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। यानी सरकार अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रही है, उस पर टैक्स बढ़ा रही है, तो वह पेट्रोल को इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। लेकिन उसको उस बढ़े हुए टैक्स को पे कौन करता है, उसका भार किसके पास जाता है, तो कंज्यूमर के पास, हम और आपके पास जो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में दोनों एक ही जगह होते हैं, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। उदाहरण के तौर पे अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर आपकी सैलरी 5 लाख तक है तो उसका प्रभाव जो है यानी इम्पैक्ट वह यह शो करता है कि आप जीरो यानी एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कुछ भी नहीं पे करना। लेकिन वही अगर आपका सैलरी ज्यादा होता है, 5 लाख से 7.5 लाख तक होता है, तब आपको अपने इनकम का 5% पे करना होगा। तो यानी वो प्रभाव भी आप ही पे पड़ रहा है और उसका भार भी आप ही को उठाना है। लेकिन वही इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखिए, जीएसटी में किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगर टैक्स बढ़ते हैं तो वह अल्टीमेटली बियर कौन करता है, उसका भार किस पे पड़ता है, कंज्यूमर्स पे, उपभोक्ता पे। जैसे पेट्रोल की ही अगर हम लोग बात ले लें, हालांकि ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता, अगर इस पे कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाता, टैक्स परसेंटेज बढ़ाया जाता, तो वह ट्रांसफर होगा डीलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली। तो यहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है इस जगह पे, लेकिन उसका इंसिडेंस, उसका भार पड़ रहा है कंज्यूमर्स पे। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस कराधान पद्धति की गरीबों पर अधिक कर लगाने के लिए आलोचना की जाती है। तो नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये चारों अलग अलग कर लगाने का तरीका होता है, लेकिन इनमें से एक तरीका ऐसा होता है जिसको कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है कि यह गरीबों पर अधिक टैक्स लगाता है। वह कौन सा टैक्स है। क्या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन यानी अनुपातिक कराधान, या फिर प्रगतिशील कराधान, प्रतिगामी कराधान जिसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिग्रेसिव टैक्सेशन। देखिए, प्रतिगामी कराधान में मूल या फिर मात्रा बढ़ने पर कर की दरें घटती है, जिससे गरीबों पर अधिक बोझ पड़ता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। 2 प्रोड्यूसर हैं, ए और बी। प्रोड्यूसर ए और बी दोनों एक ही वस्तु बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि प्रोड्यूसर ए एक बड़ा प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर बी छोटा प्रोड्यूसर है। तो सरकार ने ये एक ऑफर निकाला कि अगर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 महीना में आप अगर सपोज करिए 5,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आपका टैक्स लग रहा है उसमें हम 3% का रिबेट देंगे। चलिए सपोज करिए हम लोग मान लेते हैं कि 10% का इस पे टैक्स लग रहा था इनके प्रोडक्ट पे, लेकिन अब यहाँ बोला गया, एक कंडीशन रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये होता है आपका मोटिवेशन के लिए, सब्सिडी के लिए,
कि अगर आप 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देते हैं तब आपको एडिशनल 3% का रिबेट मिलेगा, यानी कि इन्हें मात्र 7% पे करना होगा प्रोड्यूसर ए को, और प्रोड्यूसर बी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है 500 यूनिट या फिर 1,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए, तो इनको तो 10% ही पे करना पड़ रहा है, तो इनके जो गुड्स होंगे वह प्रोड्यूसर ए के कंपैरिजन में महंगा होंगे, यहाँ इन्हें टैक्स रिबेट मिल गया। ये होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब आइए इन चारों तरीके के टैक्सेशन को अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स यानी अनुपातिक कर। ये बेसिकली इसमें टैक्स रेट सभी के लिए एक समान रहता है, चाहे वो अमीर रहे या फिर गरीब रहे, सबको एक ही टैक्स पे करना है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जीएसटी। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है जिस पे आपका जीएसटी रेट है 18%। अब वह प्रोडक्ट जिस पे 18% जीएसटी है, चाहे अमीर खरीदे या फिर गरीब खरीदे, उनको 18% ही पे करना होगा। दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील। तो ये सबसे बेस्ट टैक्सेशन माना जाता है। इसमें बेसिकली जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आप हाईयर टैक्स स्लैब में एंटर करते हैं। इनकम टैक्स को आप समझ लीजिए, उसमें क्या है कि 0 to 5 लाख दिया हुआ है, आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे आपका इनकम बढ़ता है 5 लाख to 7.5 लाख, तो उसमें फिर अपने इनकम का आपको 5% पे करना होगा। फिर 7.5 to 10 लाख अगर आप जाते हैं तो अपने इनकम का 10% पे करना होगा। यहाँ पे डिनोट कर रहा है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप हाईयर टैक्स स्लैब में एंटर करते जा रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है। अब तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स, तो इसके बारे में हमने देख लिया था। और सबसे लास्ट है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जब वैल्यू एडिशन होता है उसी पे टैक्स लगता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज करिए आपने गेहूं खरीदा 50 रुपया किलो के हिसाब से, और उसको आपने पीस के आटा में तब्दील किया या फिर मैदा में तब्दील किया, और आप उसको बेच रहे हैं 70 रुपये में। तो आपको 70 रुपये पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैट यही बोलता है जो इस 50 रुपये में आपने वैल्यू ऐड किया उसको 70 रुपये में बनाया, तो कितना वैल्यू आपने ऐड किया, 20 रुपये का आपने वैल्यू एडिशन किया, उस 20 रुपये पे आपको टैक्स लगेगा। ये बताता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कर का दोहरा लाभांश क्या है, यानी कि टैक्स का डबल डिविडेंड क्या है। या दो देशों से कर अर्जित करना, या फिर सरकार के लिए राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण जैसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन आय और व्यय दोनों पर कर लगाना, या फिर साल में 2 बार कर चुकाना। डबल डिविडेंड ऑफ टैक्स का मतलब होता है ऑप्शन बी, सरकार के लिए राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण जैसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। जैसे प्रदूषण हो गया या फिर धूम्रपान पे टैक्स लगता है, तो ये क्या करते हैं, राजस्व तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ ये व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करते हैं। इसे ही डबल डिविडेंड ऑफ टैक्स बोला जाता है, यानी कि एक टैक्स लगा रहे हैं और उससे आपको 2 फायदा मिल रहा है। एक तो आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, और दूसरा आप सोशल कॉज भी अटेन कर पा रहे हैं कि लोग थोड़ा सा डिस्करेज हों इन नशीली पदार्थों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है। यहाँ सवाल में बेसिकली पूछा जा रहा है इन तीनों उत्पाद में से कौन सा ऐसा उत्पाद है जो जीएसटी के स्लैब में नहीं आता, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। क्या वह मानव उपभोग के लिए मादक शराब है, यानी कि अल्कोहल, हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल है, या फिर नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों जीएसटी स्लैब से बाहर है। कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, तो सबसे पहला है अल्कोहलिक लीकर, यानी जो शराब जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन वगैरह में फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये सब जीएसटी के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में वस्तु लेन देन कर यानी कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, इसे गैर कृषि कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए केंद्रीय बजट 2013-14 में पेश किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसकी दर यानी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दर 0.01% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देखिए ये कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का क्या रीजन था, तो इसका बेसिकली उद्देश्य था अत्यधिक सट्टेबाजी यानी कि एक्सट्रीम स्पेकुलेशन को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना,
और प्रतिभूति और वस्तु बाजार यानी कमोडिटीज मार्केट के बीच समानता लाना। कमोडिटीज बेसिकली क्या होते हैं? वस्तु बाजार। जैसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में सुनते हैं कि वहां शेयर की खरीद बिक्री होती है, तो सिर्फ शेयर की खरीद बिक्री नहीं होती, बल्कि वहां कमोडिटीज की भी खरीद बिक्री होती है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए या फिर सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, ये सब क्या है? वस्तु हैं। तो इनकी भी खरीद बिक्री होती है। तो इन्हीं सब प्रोडक्ट्स को अत्यधिक सट्टेबाजी से बचाने के लिए ये टैक्स लाया गया था। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो यह एक ऐसा कर है जो मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज पर वस्तु डेरिवेटिव यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव, चाहे वह फ्यूचर्स रहे या फिर ऑप्शंस रहे, उसके व्यापार पर लगाया जाता है, उसके खरीद बिक्री पर यह लगाया जाता है। अब स्टेटमेंट 1 सही क्यों है? क्योंकि यह 2013-14 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा ही प्रेजेंट किया गया था। और इसे कमोडिटी एक्सचेंज, जो एक्सचेंज होते हैं जहां पर ये कमोडिटी की खरीद बिक्री होती है, उसके कारोबार पर किए जाने वाले नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स अनुबंधों पर लगाया गया था। और प्रारंभ में कृषि कमोडिटी फ्यूचर्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में इसको, जो कृषि कमोडिटी होते हैं फ्यूचर्स, उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अब दूसरा स्टेटमेंट सही क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो इसके रेट फिक्स किए गए थे वह 0.01% थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रतिभूति लेन देन कर यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, क्या वह इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स है या फिर वैल्यू एडेड टैक्स है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? टैक्स के शब्दावली में एसटीटी को यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो घरेलू शेयर बाजार में किए गए लेन देन पर लाया जाता है। जो डोमेस्टिक शेयर मार्केट होते हैं उसमें जो भी खरीद बिक्री होती है उसी पर यह लगाया जाता है। सिक्योरिटीज मतलब होता है प्रतिभूति। अगर हम लोग सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करते हैं उस पर जो फायदा होता है उसी पे लगाया जाता है ये टैक्स। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स किस प्रकार की कंपनियों पर लगाया जाता है? मैट एक तरीके का टैक्स प्रोसेस है। यहाँ पूछा जा रहा है वह किस प्रकार की कंपनी पर लगाया जाता है। क्या घाटे में चल रही कंपनियां, या फिर शून्य कर वाली कंपनियां जो जीरो टैक्स कंपनीज होती हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जो एग्रीकल्चर में डील करती हैं, या फिर ऑप्शन डी ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरो टैक्स कंपनीज। कैसी होती है जीरो टैक्स कंपनीज? तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने वित्तीय विवरण यानी कि उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन विभिन्न छूट एवं कटौतियों के कारण बहुत कम या शून्य आयकर वो पे करते हैं। बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जिनके बुक पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी आए, कुछ एग्जेम्पशंस आया टैक्स में, वो सब अप्लाई करके वह अपना टैक्सेबल इनकम जीरो बना देते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल। तो उनके लिए, वैसी टाइप की कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लाया गया। अब इस टैक्स को अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, यह आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स अधिनियम का एक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि जिन कंपनियों को अपनी पुस्तकीय आय यानी बुक प्रॉफिट पर अच्छा लाभ हो, वे विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण कर से ना बच सके और कम से कम न्यूनतम टैक्स का भुगतान करें। तो कम से कम भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज को, तो आप मिनिमम टैक्स तो दीजिएगा ही। अब इसको क्यों लाया गया था, क्यों इसको लागू किया गया था? सबसे पहली बार इसको 1987 के वित्त अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। और इसको लागू कब किया गया था यानी प्रभावी कब किया गया था? तो 1988-89 के फाइनेंशियल ईयर में। ये टैक्स लागू होने से पहले कई लाभ कमाने वाली कंपनियां विभिन्न कर छूट और प्रोत्साहनों का लाभ उठाकर वह जीरो टैक्स का भुगतान करती थी। कंपनीज को प्रॉफिट हो रही है, लेकिन इन सब प्रावधानों का इस्तेमाल करके वह जीरो टैक्स पे करती थी, और ऐसी कंपनी को ही हम लोग जीरो टैक्स कंपनीज बोलते हैं। उन्हीं के लिए है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से लाभांश वितरण कर यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में क्या बड़ा बदलाव किया गया है? तो ये देखिए 2020-21 से सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसी वर्ष इसको चेंज किया गया था। तो सवाल ऐसा नहीं है कि ये करंट से रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना पुराना डेटा हम कैसे याद रखेंगे। तो जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये मेजर चेंजेस, ये रिफॉर्म है
उसको आपको पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में दिया गया है टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, तो ये सब चीज़ उसी के अंतर्गत है। क्या ये जो डीडीटी है यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसका दर बढ़ाकर 25% कर दिया गया था 2021 में, या फिर इसे कंपनी के स्तर से समाप्त कर दिया गया था, या ऑप्शन सी इसे अप्रत्यक्ष कर बना दिया गया, या फिर ऑप्शन डी शेयर धारकों को अब लाभांश पर कर नहीं देना पड़ता था। क्या मेजर चेंजेस किए गए थे इसके रिगार्डिंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कंपनी के स्तर से समाप्त कर दिया गया था, मतलब इसको एबॉलिश कर दिया गया था और यह भार दे दिया गया था शेयर होल्डर्स के हाथ में। अब आइए इसे अच्छे से समझते हैं क्या हुआ था। तो अप्रैल 2020 के पहले डीडीटी सिस्टम क्या था, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनीज में जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर धारकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो 2020 के पहले क्या होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनीज को ही पे करना होता था। उससे क्या दिक्कत आ रही थी कि वह शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सपोज करिए 1 लाख रुपया किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब उनको वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उस पे सपोज करिए वो 20% पे कर देते थे, यानी कि उनके हाथ में बचा 80,000 रुपया। अब 80,000 वो शेयर धारकों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है तो भैया आपको तो पे करेगी ही, वो पे कर रही है। सपोज करिए शेयर धारक, इनके पास पैसा गया, अब यह इनके इनकम में काउंट हो रहा है, इनको फिर दोबारा अपना इनकम टैक्स पे करना होता था, इनका इनकम भी तो शो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये परेशानी आ रही थी। इसीलिए 2020 के बाद क्या कर दिया गया कि इसको कंपनी के एंड से खत्म कर दिया गया। 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, सीधे उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स के हाथ में दे दिया जाए। अब शेयर होल्डर्स के हाथ में आ रहा है जो भी पैसा, वह उनका इनकम में ही बढ़ रहा है, तो उनको इनकम टैक्स उसी हिसाब से पे करना पड़ता था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कर व्यय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर, इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, वह दूसरा नाम क्या है? क्या संग्रहित राजस्व, या फिर छोड़ा गया राजस्व, प्रशासनिक लागत, या फिर सार्वजनिक व्यय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू फॉरगॉन, यानी छोड़ा गया राजस्व को ही हम लोग कर व्यय बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है? यह वह राजस्व है जिसे सरकार जानबूझकर, चाहे वह टैक्स छूट के मामले में, या फिर कटौती, किसी तरीके का रियायत, या फिर प्रोत्साहन प्रदान करके छोड़ देती है। यह वह टैक्स रेवेन्यू होती है। टैक्स रेवेन्यू कहने का मतलब कि वो सरकार को प्राप्त हो सकती थी, लेकिन विशेष कर प्रावधानों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विवाद से विश्वास योजना के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कि यह विवाद से विश्वास स्कीम क्यों लॉन्च किया गया था। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह प्रत्यक्ष करों में मुकदमों को कम करने के लिए था, या फिर दूसरा स्टेटमेंट समय सीमा तक भुगतान करने पर विवादित करों पर ब्याज और दंड की पूर्ण छूट प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह दोनों स्टेटमेंट सही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में शुरू किया गया था। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, जो टैक्स पेयर होते हैं यानी कि इनकम टैक्स पेयर और आयकर विभाग के बीच लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान करना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसे देख लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स जो पेयर होते हैं उनके बीच में कई सारे विवाद चल रहे थे और वह लंबित थे, तो उनको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य में से एक था। अब यह कैसे उसको समाप्त करती, तो ये न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर बोझ कम करना। जैसे कि ये कोर्ट पे मैटर जाते थे, कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे वो मैटर बहुत ज़्यादा दिन तक खींचते थे और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता था। उस बर्डन को कम करने के लिए यह योजना लाया गया था। कर मामलों का त्वरित समाधान करना, ये तुरंत रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते थे अगर टैक्स से रिलेटेड किसी तरीके का कोई भी मैटर है। जब 2020 में योजना शुरू हुई थी उस समय लगभग हजारों टैक्स के मामले विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित थे, बहुत दिन से ये पेंडिंग थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही क्यों है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यदि करदाता यानी टैक्स पेयर निर्धारित समय सीमा के भीतर विवादित कर राशि का भुगतान कर देता था तो उन्हें क्या क्या रियायत मिलते थे, तो उस विवादित कर पर लगने वाले ब्याज और पेनाल्टी को माफ कर दिया जाता था। सपोज करिए कि आप पे किसी तरीके का डायरेक्ट टैक्स का पेनाल्टी लाया गया है और आप पे यह एक टाइमलाइन दिया गया है, एक डेडलाइन दिया गया है कि 3 महीने के भीतर आपको वह पे करना है। अगर 3 महीने के भीतर आप नहीं पे करते हैं तो आपको इतना % तक ये लगेगा, और उससे ज़्यादा आप पे करते हैं तो आपका जो पेनाल्टी है, इंटरेस्ट है, वह इतना लगेगा। तो
पहले क्या था, आपको पे करना है किसी भी हाल में, लेकिन इस स्कीम के तहत वह जो पेनाल्टी था वह वापस कर दिया जाता था और इंटरेस्ट भी वापस कर दिया जाता था। और क्या होता था इसमें, कई मामलों में अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन जिसको बोलते हैं, उसकी कार्यवाही भी नहीं की जाती थी। इससे क्या हुआ, जो टैक्स पेयर हैं उनको विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए प्रोत्साहन मिला और इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा टैक्स पेयर का कि अगर किसी तरीके का विवाद होता है तो इस विवाद से विश्वास स्कीम के तहत हम लोगों का विवाद तुरंत निपटारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत को बड़े पैमाने पर कर का पालन न करने वाला समाज क्यों बताया गया है? बहुत सारे इकोनॉमीज डिस्कस करते हैं, इंडिया जो है वह एक लार्जली टैक्स नॉन कॉम्प्लाइंट सोसाइटी है, तो ऐसा क्यों है? चारों ऑप्शंस को देखते हैं। क्या करदाताओं की कम संख्या की तुलना में कारों की बिक्री की उच्च संख्या, या फिर हर कोई कर देता है, कर की दरें बहुत कम है, या फिर बैंकों की कमी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इंडिया को ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है कि यह कर का पालन न करने वाला समाज है? क्योंकि यहाँ पे आप कंजम्पशन देखिए, जैसे लोग कार खरीद रहे हैं, हद से ज़्यादा हर घर में कार है, फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं, मोस्टली लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की फाइलिंग नहीं हो रही है, उतना डायरेक्ट टैक्स नहीं भरा जाता। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ के लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि भैया कार एक नॉर्मल फैमिली नहीं खरीद सकता, उनका इनकम अगर है तभी वह कार खरीद रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनका अगर इनकम अच्छा खासा है तभी वह फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो यह क्या डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, इसीलिए इंडिया को कई बार डिस्क्राइब किया जाता है यह कर का पालन न करने वाला समाज है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राजा जे चेलैया समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ राजा जे चेलैया कमेटी के बारे में दो कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका गठन अगस्त 1991 में किया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसने पूर्ण वैट यानी कि कंप्लीट वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम की दिशा में बढ़ने की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये समिति का गठन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार के बाद किया गया था, और इसी समिति ने वैट प्रणाली और सेवाओं पर टैक्स लगाने का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का केलकर टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स एक चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। केलकर टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि इसको कब स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख केलकर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जीएसटी परिषद में निर्णय के लिए आवश्यक न्यूनतम बहुमत क्या है? अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए वोटिंग होता है। मिनिमम मेजॉरिटी कितनी चाहिए? क्या 50% यानी आधा, या फिर 2/3 2/3, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 66.6%, या फिर 3/4 3/4 और 75%, या फिर सर्वसम्मति यूनानिमस जिसको बोलते हैं 100% सभी के मन से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3/4 मिनिमम मेजॉरिटी चाहिए जीएसटी काउंसिल में किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए। तो आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों यानी कि उनके वेटेड वोट्स के कम से कम 3/4 यानी 70% बहुमत से पारित होता है। ऐसे ही नहीं जीएसटी में कोई भी डिसीजन ले लिया जाता। अगर हम लोग वेट की बात करें तो इसमें कितना किसको वेट मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व रहती है उनका वेटेज होता है 1/3 यानी 33.33%, और पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी का एक साथ मिलाकर 2/3 या फिर 66.6% वेटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कम कर से जीडीपी अनुपात यानी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आमतौर पर क्या दर्शाता है? क्या स्ट्रांग फिस्कल कैपेबिलिटी यानी मजबूत राजकोषीय क्षमता, या फिर उच्च कर चोरी, या संकीर्ण कर आधार नैरो टैक्स बेस, या फिर एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, या ऑप्शन डी कम सार्वजनिक व्यय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उच्च कर चोरी या फिर संकीर्ण कर आधार। देखिए, ये टैक्स टू जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो भी जीडीपी हमारा अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हुआ होगा उस जीडीपी में टैक्स का हिस्सा कितना है वही रेशियो डिनोट करता है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो। वह फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, जीडीपी बाय टोटल कलेक्टेड टैक्स, ये होता है हमारा दर्शाता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर ये बहुत ही कम है
इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स की चोरी हो रही है, या फिर हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत ही नैरो है। टैक्स बेस नैरो या फिर वाइड कहने का मतलब जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्ट, उसका जो बेस होता है जैसे 0 to 5 लाख, ये एक बड़ा टैक्स बेस है। अगर इसको हम छोटा कर देते हैं 0 to 1 लाख, फिर 1 to 2 लाख, तो ये देखिए टैक्स बेस बहुत ही छोटा हो गया। तो ये चीज़ डिनोट करता है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। हालांकि हमारे देश में ऐसा है नहीं। कम अनुपात का अर्थ है संकीर्ण आधार यानी नैरो बेस, या फिर उच्च चोरी, कमजोर अनुपालन, या बहुत अधिक छूट। ये सब भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जीएसटी नंबर फॉर्मेट के बारे में 2 कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो जीएसटी नंबर ठीक वैसा ही नंबर होता है जैसे हमें आधार नंबर प्राप्त होता है। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म जीएसटी के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें एक जीएसटी नंबर यूनिक रहता है, वो प्राप्त होता है। क्या यह 15 अंकों की संख्या होती है, या फिर पहले 2 अंक जितने नंबर की भी डिजिट होती है उसके पहले 2 अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी यह 15 अंकों की संख्या होती है जीएसटी नंबर, और पहले 2 डिजिट जो होते हैं वह स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए जीएसटी नंबर के फॉर्मेट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये पूरा जीएसटी नंबर है, ये टोटल 15 डिजिट का होता है। पहला 2 डिजिट वो हमेशा स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बिहार के केस में हम लोग बात करें तो यहाँ बिहार का स्टेट कोड है 10। एग्जाम में हो सकता है इसे सवाल आ जाए कि बिहार का जीएसटी स्टेट कोड क्या है, तो हमेशा आप याद रखिएगा 10। बिहार में आप किसी भी फॉर्म जो बिहार में रजिस्टर्ड है उसका आप देखिएगा जीएसटी नंबर हमेशा 10 से स्टार्ट होगा। अगला जो 10 डिजिट होता है वह उस टैक्स पेयर का पैन नंबर होता है, चाहे वह एंटिटी रहे या फिर इंडिविजुअल रहे, उनका ये पैन नंबर रहेगा। उसके बाद 13 डिजिट एक एंटिटी नंबर होता है, ये एंटिटी रजिस्ट्री के द्वारा फाइंड किया जाता है, तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट ही एलोकेट करते हैं। यहाँ एक नंबर रहेगा जो आपके एंटिटी नंबर या फिर लोकेशन यूनिट को डिस्क्राइब करता है। और 14 डिजिट एक डिफॉल्ट लेटर जेड होता है। और सबसे लास्ट में 15 डिजिट क्या होता है, एक चेक कोड, ये वैलिडेशन के लिए होता है। यहाँ पे हो सकता है 3 है, किसी और जगह 1 हो या फिर 5 हो, तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट ही इशू करता है। तो आपको ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। शुरुआत के 2 डिजिट वो हमेशा स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिहार का स्टेट कोड है 10। और उसके बाद अगला जो 10 डिजिट होता है वह टैक्स पेयर का पैन नंबर होता है। अब क्वेश्चन में 18 देखते हैं, भारत में ऑनलाइन विदेशी कर क्रेडिट का दावा करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका इस चैप्टर से, DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है DTAA, उसी से ये सवाल है कि अगर इंडिया में कोई ऑनलाइन विदेशी टैक्स क्रेडिट को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म का उपयोग करना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्म 67। देखिए, भारत में ऑनलाइन विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा या फिर क्लेम करने के लिए हम लोग फॉर्म 67 का उपयोग करते हैं। अब ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है? सपोज करिए आप इंडिया के रहने वाले हैं और आपने यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां आपको कुछ प्रॉफिट होगा तो वहां पे तो आपको टैक्स पे करना ही होगा। वह पैसा आप इंडिया में लाइएगा तो यहाँ आपके इनकम में शो होगा, फिर एक बार आप यहाँ पे भी टैक्स पे करिएगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आया कि अगर आप विदेश में टैक्स आपने पे कर दिया है तो यहाँ पे फिर आप पे करके उसको आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ हमने पे कर दिया था उस टैक्स को, और फॉर्म 67 के जरिए उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये असर्शन और रीजन बेस्ड है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एचएसएन कोड से रिलेटेड ये सवाल है। एचएसएन कोड का उपयोग कराधान और व्यापार के लिए वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है, और इसका रीजन दिया हुआ है, इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया था। किसे? एचएसएन कोड को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, असर्शन भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है। अब ये एचएसएन कोड क्या होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वस्तुओं के वर्गीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसका उपयोग टैक्सेशन के लिए, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम्स के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाता है। देखिए, जैसे आप जीएसटी का जब आप बिल देखते हैं, कोई भी जीएसटी बिल देखिएगा, आपका सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लिखा होगा। अगर प्रोडक्ट नेम शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसके बगल में एक स्लैब होगा एचएसएन कोड। ये डिनोट करता है, कुछ डिजिट के कोड होते हैं, ये डिनोट करता है कि वह कौन सा प्रोडक्ट है। अगर सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जो घर में हम लोग बिजली बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, स्विच के लिए भी वही कोड होगा,
फिर आपका बल्ब के लिए भी वही कोड होगा, तार के लिए भी वही कोड होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग कोड डिनोट होगा। तो ये कोड से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। तो ये हर जगह पूरे देश में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे विश्व भर में लगभग 200 देश से भी ज़्यादा यह इस्तेमाल करते हैं सेम फॉर्मेट को। और इसको डेवलप कौन किया था? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ टर्म्स दिए हैं और दूसरी तरफ उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हमें मैच करके बताना है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा कूट सही होगा। चलिए हम लोग टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। सबसे पहला है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, दूसरा है टैक्स इवेजन, कर वंचन या फिर कर चोरी, और तीसरा है टैक्स प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग प्रॉफिट्स टू लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा है आपका टैक्स इवेजन, तो ये इलीगल नॉन टैक्स पेमेंट होता है इसका मतलब। और तीसरा है टैक्स प्लानिंग, इसका मतलब होता है यूजिंग अलाउड प्रोविजंस फॉर बिजनेस रीजंस। अब इनको विस्तार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बेसिकली वह रणनीति होती है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज अपने लाभ को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करके कर देयता कम करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है टैक्स हेवन। तो कुछ ऐसी जगह होती है जैसे केमन आइलैंड्स हो गया या फिर आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कुछ होते हैं, वहाँ पे भी टैक्स जो है बहुत ही कम है। अगर कोई कंपनी है तो वह प्रॉफिट दिखाती है ऐसे जगह पे कि वहाँ पे हमारा यह व्यापार हुआ है, तो वो टैक्स तो पे करती हैं लेकिन बहुत ही कम। लेकिन वही अगर वो इंडिया में दिखाएंगे तो उनको 30% या फिर हो सकता है 20% टैक्स देना पड़े। इसीलिए ये लोग करते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। दूसरा है टैक्स इवेजन, तो यह एक इलीगल चीज है, यानी कि अवैध है। यह कर वंचन, कर से बचने का अवैध तरीका होता है जिसमें आय बेसिकली छिपाई जाती है या फिर गलत जानकारी दी जाती है। आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का, आप शो कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 5 ही लाख हुआ। वह एक तरीके का इलीगल प्रोसेस होता है जिसमें आप एक्चुअल बिजनेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और तीसरा है टैक्स प्लानिंग, तो यह एक लीगल प्रोसेस होता है, वैध तरीका होता है, सभी कोई इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके सीए जो होंगे वह इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। सीए का काम ही होता है कि भैया आपका टैक्स लायबिलिटी को कम करना। तो कर नियोजन कर देयता कम करने के लिए कानून द्वारा उपलब्ध छूटों एवं कटौतियों का वैध उपयोग करता है। जैसे आप सेक्शन 80C के तहत आप ये शो करते हैं कि जो भी आपका इनकम हो रहा है, आपने पीपीएफ में या फिर एलआईसी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये कर के प्रावधानों के तहत ही रहता है। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का टैक्सेशन चैप्टर। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें।